प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स विद पावर में बहुत कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे। बच्चों मेरे मन में एक बात आया। बात ये आया कि मुझे लगा कि बच्चे जैसे अपना कोर्स को काफी आगे बढ़ा चुके होंगे। अभी मीन्स क्लास 12th के वो सेकेंड बुक को पढ़ रहे होंगे, यानी कि सेकेंड बुक की अगर बात की जाए यानी कि इंटीग्रेशन, यानी कि समाकलन और उसके आगे के पोर्शंस को पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों इसमें होता क्या है कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, तो भूलना हमारा स्वभाव है, हम चीजों को भूल जाते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको सेकेंड बुक तो याद रहता है, बट वो फर्स्ट बुक को भूल जाते हैं। यानी कि जो आपके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, जैसे आप बात कर लो फर्स्ट चैप्टर यानी रिलेशन एंड फंक्शन की बात कर लो, उसके बाद सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्मेटिकल फंक्शंस की बात कर लो, या मैट्रिक्स की बात कर लो, डिटर्मिनेंट की बात कर लो, ये सब सारी चीजें बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो उसी चीज को रिवाइज कराने के लिए मेरे माइंड में आया कि मीन्स हर चैप्टर का एक शॉर्ट वीडियो एक लेकर के आया जाए, जिसमें आपको सिर्फ उन टॉपिक्स पे फोकस हम लोग करें, यानी उसको उस पे ज्यादा हम लोग एम्फेसाइज करें जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी रिवीजन के प्रोसेस के क्रम में मैं आप लोगों के लिए आज के इस क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध तथा फलन के रिवीजन का एक क्लास लेकर के आया हूं, जहां पे मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा, यानी शून्य से इसकी शुरुआत होगी। मीन्स आपको ये बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि आपने पहले रिलेशन एंड फंक्शंस को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। जिन जिन पॉइंट से मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट को वन बाय वन करके विथ एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके, क्रमित युग्म की। वैसे क्रमित युग्म तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बात यह है कि जब तक आप क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर नहीं जानोगे, तब तक आपको कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। और जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा तो आपको रिलेशन समझ में नहीं आएगा। और जब आपको रिलेशन समझ में नहीं आएगा तो टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी संबंध के प्रकार आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे आप जानते हो कि बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन संबंध के प्रकार से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग बात करते हैं किसकी। बात होगी बच्चों, हम लोग बात यहाँ पे करने वाले हैं क्रमित युग्म की। ठीक है, तो जरा देखिए ये क्रमित युग्म होता क्या है। मीन्स जहां तक इस क्रमित युग्म यानी ऑर्डर्ड पेयर की बात है बच्चों, तो दो वस्तुओं या संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रखने पर बने युग्म को क्रमित युग्म कहा जाता है। ठीक है, इस बात को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे सपोज कर लो बच्चों, हमारे पास एक सेट ए है जिसमें ये थ्री एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 है, और एक सेट बी है जिसमें दो एलिमेंट ए और बी है। अब मैं बात करने वाला हूं ए तथा बी के क्रमित युग्म का, और फिर मैं बात करूंगा बी तथा ए के क्रमित युग्म का। तो बच्चों जब सबसे पहले हम ए तथा बी के क्रमित युग्म की बात करेंगे, तो यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट्स को लेकर के सेट बी के सारे एलिमेंट के साथ हम पेयर बनाएंगे यानी कि जोड़ा बनाएंगे। यानी कि ए तथा बी का क्रमित युग्म क्या होगा, ये होगा 1 ए 1 बी। फिर क्या होगा, फिर 2 को लूंगा यहां से 2 ए, फिर हो जाएगा बच्चों 2 बी। फिर अगर मैं 3 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 3 ए, और ये हो गया 3 बी। यानी कि बच्चों ये क्या हुए, ये हो गया ए तथा बी के क्रमित युग्म। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि बी तथा ए के क्रमित युग्म। अब बी तथा ए के क्रमित युग्म में क्या होगा कि हम सेट बी के एलिमेंट्स को लेकर के सेट ए के एलिमेंट के साथ हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। यानी कि अब ये क्या होगा, मैं इसके पहले एलिमेंट को लेता हूं ए को, तो ये हो जाएगा A, 1, फिर A, 2, फिर हो गया A, 3। फिर बच्चों इसके दूसरे एलिमेंट को मैं लेता हूं, तो ये हो गया आपका B, 1, B, 2, और ये हो गया बच्चों B, 3। इस तरह बच्चों ये रहा बी तथा ए के क्रमित युग्म। तो आपको दोनों में अंतर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब बच्चों मैं आगे चलता हूं, आगे चलूंगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बच्चों कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन जिसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहा जाता है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसे पहले हम परिभाषा देखें। अगर मैं परिभाषा की बात करूं बच्चों,
तो आप जानते हो कि ए तथा बी के क्रमित युग्मों के समुच्चय को ए तथा बी के क्रमित युग्मों के समुच्चय को ए तथा बी का कार्तीय गुणन कहा जाता है और इसे ए क्रॉस बी, इसको ए बाई बी नहीं पढ़ोगे, ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित किया जाता है। इसको ए इंटू बी मत पढ़ना, ए क्रॉस बी पढ़ना, ठीक है। अब जरा देखो, आपने क्या देखा, आपने अभी फिलहाल क्रमित युग्म को देखा, उसका एग्जाम्पल भी आपने समझा। अब क्रमित युग्म के बाद बच्चों बारी आ रही है कार्तीय गुणन की। कार्तीय गुणन में आप क्या देख पा रहे हो कि दो समुच्चयों ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए तथा बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। बात आप समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे बच्चों एग्जाम्पल है, अब क्या करेंगे हम एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजों को देखेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे ये क्या है, ये सेट ए है और ये है सेट बी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी। हम एक बार बच्चों ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब हुआ ए तथा बी का कार्तीय गुणन और बी क्रॉस ए का मतलब हुआ बी तथा ए का कार्तीय गुणन। जैसा कि बच्चों आप परिभाषा में देख पा रहे हो कि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए तथा बी का कार्तीय गुणन होता है और ये सही मायने में क्या होता है, ए तथा बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। यानी कि सबसे पहले मैं फोकस कर रहा हूं किस पे, मैं सबसे पहले बच्चों फोकस कर रहा हूं ए क्रॉस बी पे। ए क्रॉस बी पे ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ए और बी के क्रमित युग्म को निकालें। ए और बी का क्रमित युग्म अगर मैं निकालता हूं बच्चों तो ये क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। यानी मिस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ए कॉमा वन कॉमा ए, वन कॉमा बी, फिर टू कॉमा ए, फिर ये टू कॉमा बी, फिर बच्चों यहाँ पे थ्री कॉमा ए और ये हो गया बच्चों थ्री कॉमा बी। बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ये क्या है, ये तो केवल ए तथा बी के क्रमित युग्म हुए, लेकिन हमें ज्ञात करना है ए तथा बी का कार्तीय गुणन ज्ञात करना है। और आप परिभाषा से देख पा रहे हो कि ए तथा बी का कार्तीय गुणन ए तथा बी के क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है। तो बच्चों इसको समुच्चय बनाने के लिए इन क्रमित युग्मों को आपको मझोला कोष्ठक के अंदर बंद करना होगा, तब जाकर के ये समुच्चय बन पाएंगे। अब बच्चों जब ए तथा बी के क्रमित युग्मों को अगर आपने मझोला कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया तो ये क्या बन गया, एक समुच्चय बन गया और यही समुच्चय क्या कहलाएगा, ये ए तथा बी का कार्तीय गुणन कहलाएगा। बात आप समझ गए होंगे। अब बच्चों मैं बात करता हूं बी तथा ए का कार्तीय गुणन। अब बच्चों यहां पे मैं बात कर रहा हूं बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए यानी कि बी तथा ए का कार्तीय गुणन। अब बी तथा ए का कार्तीय गुणन बी और ए के क्रमित युग्मों का समुच्चय होगा। बात आप समझ पा रहे हो। तो आइए पहले बी और ए के क्रमित युग्म को मैं निकालूं, यानी कि ए कॉमा वन, ए कॉमा टू, ए कॉमा थ्री, फिर ये बी कॉमा वन, फिर ये बी कॉमा टू और ये फिर बी कॉमा। बात समझ गए आप। अब क्या करोगे, इसको आप मझोला कोष्ठक में बंद करो, तब जाकर के क्या बनेगा, ये एक समुच्चय बनेगा और यही समुच्चय क्या होगा, बी तथा ए का कार्तीय गुणन। आई थिंक आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी अलग बात होती है और बी क्रॉस ए अलग बात होती है, ठीक है। अब जरा इन दोनों पॉइंट्स में देखिए, यहां से बच्चों क्वेश्चन बनते हैं, यहां से बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ये क्या करे कि यदि Na बराबर P, Na का मतलब यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या P हो तथा Nb बराबर Q यानी कि समुच्चय B में अवयवों की संख्या Q हो, तब A क्रॉस B में यानी A तथा B के कार्तीय गुणन में सॉरी बच्चों फिर से मैं बोल दूं, Na बराबर P का मतलब ये हुआ कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या P है और Nb बराबर Q का मतलब हुआ समुच्चय B में अवयवों की संख्या Q है, तब A क्रॉस B में अवयवों की संख्या P इंटू Q, जिसका जीता जागता प्रमाण आपको यहां पर दिख रहा है बच्चों। आप देखो समुच्चय ए में कितने अवयव हैं, तीन, समुच्चय बी में कितने अवयव हैं, दो, ठीक है। अब जरा ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करो तो कितने अवयव हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी ए क्रॉस बी में टोटल 6 अवयव आ गए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ए तथा बी के अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि ये फॉर्मूला आपको बता रहा है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। अब ये दूसरे पॉइंट को देखो बच्चों जरा, कह रहा कि यदि a बराबर 5, यदि a बराबर 5 या b बराबर 5, 5 आप जानते हो रिक्त समुच्चय को 5 से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि या तो पहला समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाए या दूसरा समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाए, तब दोनों का कार्तीय गुणन भी क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पॉइंट से बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इस पे आप फोकस करिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब बच्चों में आगे चलता हूं, आगे अब आपको मैं रिलेशन की दुनिया में लेके चल रहा हूं, संबंध की दुनिया, जो हमारा मेन टॉपिक है, संबंध। अब रिलेशन क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। मेरा समुच्चय ए से बी पर संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। समुच्चय ए से बी पर संबंध आर, संबंध को आर द्वारा निरूपित किया जाता है, आपको मालूम है। समुच्चय ए से बी पर संबंध आर ए क्रॉस बी यानी ए तथा
बी के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। बात आप समझ पा रहे हो? ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पे बच्चों ये कह रहा है कि सपोज कर लो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बच्चों, ये संबंध कैसे है क्या है आपको मैं बता रहा हूं। यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमें एक समुच्चय ए दिया गया है जिसमें 4 अवयव है, 1 2 3 और 4, और दूसरा समुच्चय बी दिया गया है जिसमें अवयव है 1 4 9 16 और 21। ठीक है, हमारे यहाँ पे दो समुच्चय दे दिए गए, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। समुच्चय ए दिया गया है जिसमें अवयव आपके हैं 1 4 सॉरी 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी एक समुच्चय दिया गया है जिसमें बच्चों अवयव है 1 4 9 16 और 21। ठीक है, अब क्या बोला है, अब कह रहा है कि तथा ए से बी पर संबंध, ए से बी पर संबंध आर इस प्रकार है कि, इस प्रकार परिभाषित है कि आर उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय है, आर उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय है जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी क्रमित युग्म का पहला अवयव समुच्चय ए से आएगा, और बी बिलोंग्स टू सेट बी यानी क्रमित युग्म का दूसरा अवयव समुच्चय बी से आएगा। लेकिन ये दोनों कैसे आएंगे, तथा बी बराबर ए स्क्वायर, बी बराबर ए स्क्वायर, यहाँ पे जो मेन रूल दे दिया गया बच्चों, इस संबंध में जो मेन रूल दे दिया गया वो दे दिया गया बी बराबर ए स्क्वायर, जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, तब कह रहा है कि तब आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए। यानी कि बच्चों यहाँ पे जो आर की जो परिभाषा दी गई है, आर हमें दिया गया है, आर उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय है जहां ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, और तथा बी बराबर ए स्क्वायर, यानी इस क्रमित युग्म का दूसरा अवयव पहले अवयव के स्क्वायर के बराबर हो। तो कह रहा है इस आर को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए। तो बच्चों जब मैं इस आर को मैं क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखूंगा तो जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं ए की वैल्यू मान लेता हूं, ए की वैल्यू मैंने मान लिया, बच्चों ध्यान से देखो, कहानी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, हर बच्चों को चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, हर बच्चों को ये चीजें समझ में आनी चाहिए बाबू। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कहानी क्या है, यहाँ पे कहानी है आपका बी बराबर ए स्क्वायर, बी बराबर ए स्क्वायर। अगर आप ए की वैल्यू क्या लिया आपने, एक लिया, ए की वैल्यू अगर आपने एक ले लिया बच्चों, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अगर ए की वैल्यू मैंने एक लिया तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक का स्क्वायर यानी एक, यानी एक किससे संबंधित होगा, एक एक से संबंधित होगा। फिर यहाँ से ए की वैल्यू मैंने दो लिया तो बी की वैल्यू बी यानी ए स्क्वायर यानी दो दुना चार, यानी बी किससे, दो किससे संबंधित होगा, चार से। सिमिलरली ए की वैल्यू मैं तीन लूंगा तो ये किससे संबंधित होगा, तीन का स्क्वायर यानी कि नौ से संबंधित होगा। अगर मैं चार ले रहा हूं तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, चार कौमा 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ए के हमारे पास ऑप्शन खत्म हो गए क्योंकि समुच्चय ए में केवल चार अवयव थे, उन चारों अवयव को मैंने ले लिया तो ये क्या बन गया, आपका संबंध बन गया। यही क्या हुआ बच्चों, यही संबंध आर। बात समझ पा रहे हो, यानी कि संबंध एक्चुअल में क्या है, संबंध की अगर बात की जाए तो संबंध एक नियम है, एक रूल है जिसके द्वारा आप दो समुच्चयों के अवयव को एक दूसरे से क्या करोगे, जोड़ो। तो क्लियर हो गया कि समुच्चय ए से बी पर संबंध क्या होता है। आई थिंक आपको बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब बच्चों आगे हम लोग चलेंगे तो आगे हम लोग बात करेंगे इस संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में, क्योंकि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो जरा आगे आइए। अब बच्चों मैं बात करता हूं संबंध का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत। अब जरा गौर करिएगा, अब यहां पे कहा क्या जा रहा है, यहां पे बच्चों ये कहा जा रहा है कि यदि ए से बी पर संबंध आर है, ए से बी पर संबंध आर है, तब सभी क्रमित युग्मों यानी आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव के समुच्चय को आर का प्रांत कहा जाता है, आर का प्रांत कहा जाता है। जैसे कि बच्चों अभी अभी आपने ये संबंध देखा, ये संबंध आपने देखा ना, यानी कि ये जो संबंध आपने बनाया है, ये संबंध में कौन कौन से अवयव आए हैं, ये आया है 1,1 आया है, 2,4 आया है, 3,9 आया है, और ये 4,16 आया है। बात समझ पा रहे हो बच्चों। अब अगर मैं बात करूं इस आर के प्रांत का, अगर मैं इस संबंध आर का प्रांत ज्ञात करूं तो आर का प्रांत यानी आर में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव के समुच्चय को आर का प्रांत कहा जाता है। प्रथम अवयव की बात करें तो यहाँ का ये, यहाँ का ये, यहाँ का ये और यहाँ का ये, यानी कि 1 2 3 और 4 का जो समुच्चय होगा वो आर का प्रांत कहलाएगा। फिर कह रहा है कि द्वितीय अवयव के समुच्चय को आर का परिसर कहा जाता है, यानी इस आर में जितने भी क्रमित युग्म आए हैं उन सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव का समुच्चय, द्वितीय अवयव का समुच्चय यानी बाद वाले अवयव, यानी 1 4 9 16, 1 4 9 और 16 को आर का परिसर कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है समुच्चय बी का सहप्रांत, सॉरी संबंध का सहप्रांत, तो समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहा जाता है। यानी ये संबंध क्या है, ए से बी पे है ना,
तो बाद वाले पूरे के पूरे समुच्चय को संबंध का सहप्रांत कहा जाता है। यानी अगर आर का सहप्रांत की अगर आप बात करते हो बच्चों, आर का सहप्रांत, तो बच्चों पूरा का पूरा बाद वाला सेट यानी सेट बी क्या कहलाएगा, इसका सहप्रांत कहलाएगा। सेट बी कौन सा है, सेट बी आपको ये दिख रहा है, यही सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी क्या कहलाएगा, इस संबंध आर का सहप्रांत कहलाएगा। तो ऐसे बच्चों आई थिंक आपको समुच्चय का प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अब बच्चों में चलता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जो होगा संबंध का प्रकार, जहां से मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सब सारी बातें आप क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, क्योंकि क्लास 11 का सेकंड चैप्टर भी संबंध तथा फलन ही है, और वहां पे आपको क्रमित युग्म के बारे में बताया जाता है, कार्तीय गुणन के बारे में बताया जाता है, संबंध के बारे में बताया जाता है, संबंध के प्रांत, सप्रांत और परिसर के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों जरा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जरा इस क्वेश्चन को देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो वहां पे टाइपिस्ट टाइप नहीं किया कि किस साल ये पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए बच्चों, तो ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में स्पेशली, यानी ये क्वेश्चन बच्चों यूपी बोर्ड, ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड 2023 और 24, 2023 और 24 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन क्या मीन्स, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लाया हूं कि आपको ये आइडिया लगे कि क्या ये क्लास वाकई आपके लिए बेनिफिशियल है, क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। हाँ बच्चों बिल्कुल बेनिफिशियल। क्वेश्चन देखिएगा, अगर एक संबंध आर, एक संबंध आर दिया गया है, जहां पे आर क्या है, उन सभी क्रमित युग्मों ए कॉमा बी का समुच्चय है, जहां पे ए बराबर बी माइनस टू है, ए बराबर बी माइनस टू है, यानी कि हर क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे अवयव से दो छोटा है, दूसरे अवयव से दो छोटा है, और जहां पे बी क्या है, बी की वैल्यू हमेशा 6 के बराबर या 6 से बड़ी है, बी की वैल्यू हमेशा 6 के बराबर 6 से बड़ी है। ठीक है, और ये संबंध किस में परिभाषित है, ये संबंध प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में परिभाषित है। तब कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है, यानी इसमें से कौन सा विकल्प सही है। बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ये यूपी बोर्ड 2023 और 24 में पूछा गया, और बच्चों ये केवल यूपी बोर्ड में नहीं पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में भी पूछेंगे। ठीक है, तो जरा गौर करना। अब ये क्या करा, अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि बी का मान, यानी कि इसमें केवल वही क्रमित युग्म आएंगे जिसका दूसरा अवयव 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा, 6 के बराबर हो या 6 से बड़ा। तो आप जरा देखो, देखो यहाँ पे बी का मान 4 है, 6 से छोटा है, यानी ये ऑप्शन कटिंग। बाकी ये तीनों ऑप्शन आएंगे, बाकी अभी तक ये तीनों ऑप्शन हैं, मींस आंसर के होड़ में है। क्यों है, क्योंकि बी का मान सब में 6 के बराबर या 6 से बड़ा, में 6 से बड़ा है, बराबर या 6 से बड़ा है। अब करा कि ए क्या होना चाहिए, बी माइनस टू होना चाहिए, यानी कि पहला अवयव दूसरे अवयव से दो छोटा होना चाहिए, पहला अवयव भी दूसरे अवयव से दो छोटा। तो जरा देखो क्या ये पहला अवयव इससे दो छोटा है, नहीं है, कटिंग नहीं आएगा। पहला अवयव दूसरे से दो छोटा है ना, हाँ बिल्कुल यही बच्चों आंसर होगा, यही आंसर होगा। क्यों ये आंसर होगा, क्योंकि बच्चों ये जो क्रमित युग्म आया है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसका दूसरा अवयव यानी बी का मान 6 से बड़ा है, और इसका ए का मान बी से दो छोटा है, इसलिए क्या होगा, ये आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो गया, 1 नंबर का आपका काम हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब बच्चों मैं आगे चलता हूं, जरा आगे चला जा, आगे चलूंगा तो जरा इस क्वेश्चन को देखिए। अगर इस क्वेश्चन की भी बात की जाए बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2023, ये क्वेश्चन आपसे यूपी बोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n है, यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयवों की संख्या m तथा n है, यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, m है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, n है। तो कह रहा है कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी, ए से बी में कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों एक पॉइंट आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आप नोट कर लो बच्चों यहाँ पे, कि यदि यदि समुच्चय ए में यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, बच्चों इस टॉपिक, इस पॉइंट से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संख्या m है, m हो, तथा समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या n हो,
n हो, तब तब ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या 2 की घात m इंटू एन, 2 की घात m इंटू एन होती है। बच्चों ये पॉइंट टू बी नोटेड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपके सामने पूछा गया है। अब हमसे यही बोला है कि ए से बी पर कुल संबंधों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे ए में अवयवों की संख्या m है, बी में अवयवों की संख्या n है, तो संबंधों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो संबंधों की संख्या जैसा कि मैंने वहां पर लिखा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2 की घात m इंटू एन हो जाएगा, 2 की घात m इंटू एन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। ये बच्चों यही लिखा है, ये 2 की घात m इंटू एन ही लिखा हुआ है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों मैं मूव करता हूं आगे की ओर। हमें पूरे चैप्टर को रिकैप करना, पूरे चैप्टर को रिवाइज करना, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है संबंध के प्रकार। अगर सम यानी टाइप्स ऑफ रिलेशन, अगर आप संबंध के प्रकार की बात करते हो बच्चों, तो यहाँ पे आपके ये निम्नलिखित संबंध दिए गए हैं, यानी कि टोटल 7 संबंध होते हैं। पहला रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध, तीसरा तत्समक संबंध, चौथा स्वतुल्य संबंध, पांचवा सम्मित संबंध, छठवां संक्रामक संबंध और सातवां तुल्यता संबंध। लेकिन इसमें इसमें बच्चों सबसे ज्यादा मीन्स, इसमें अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट संबंध की बात की जाए तो ये तीनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आपसे तुल्यता संबंध के बारे में पूछा जाता है। लेकिन कोई भी संबंध तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होता है जब वो स्वतुल्य भी हो, जब वो सम्मित भी हो और जब वो संक्रामक भी हो। इस तरह देखा जाए तो ये तीनों प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेसिकली मैं इन्हीं तीनों पे ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि मैंने बताया ही आपको कि ये क्लास क्या है, एक रिवीजन क्लास है, एक क्रैश कोर्स टाइप का है, जहां पे आपको उन सारी बातों पे मैं ज्यादा इंफेसाइज करूंगा, ज्यादा फोकस करूंगा, ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेट करवाऊंगा, जहां से बोर्ड एग्जाम में अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबी क्लास नहीं लेके चलनी हम लोग को, ठीक है। तो जरा देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमें मेनली इन तीनों पे फोकस करना है, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों आप एक चीज और जान लो कि यहाँ पे रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध, रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को एक साथ यानी कलेक्टिवली, इसको हम लोग ट्राइवियल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन पूछ देते हैं, पूछ देता है ट्राइवियल रिलेशन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे घबराएंगे, घबराना नहीं है बच्चों, इस ट्राइवियल रिलेशन को हिंदी में तुच्छ संबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तुच्छ संबंध। यानी आपसे कहा पूछा जाए अगर कि निम्नलिखित में से कौन सा तुच्छ संबंध है, तो आप ये कह सकते हो कि रिक्त संबंध तथा सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध कहा जाता है। बात समझ में आई। अब बच्चों हमें मेनली फोकस करना है इन तीनों पे, बाकी पे हमें फोकस नहीं करना, क्योंकि मेरा टारगेट है बोर्ड एग्जाम में आपसे अच्छा परफॉर्म करवाना। तो हम इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसकी बातें करेंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए बच्चों, अब मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे कहाँ पे, अब बच्चों मैं बात करने वाला हूं आपका 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 यहाँ पे मैं बात करूंगा इस पे, स्वतुल्य संबंध के बारे में। स्वतुल्य संबंध, अब जरा देखा जाए कि ये स्वतुल्य संबंध होता क्या है। जहां तक स्वतुल्य संबंध की बात है तो जरा सबसे पहले परिभाषा देखो। परिभाषा तो बहुत कुछ क्लियर नहीं करेगा, बट आपको ढेर सारी चीजें भी पता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि समुच्चय ए पर संबंध आर। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जितने भी संबंध के प्रकार आएंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो संबंध आपसे पूछा जाएगा वो दो समुच्चयों पे न पूछ करके केवल एक समुच्चय पे पूछा जाएगा। यानी उस कंडीशन में पहले समुच्चय का काम भी वही समुच्चय करेगा और दूसरे समुच्चय का काम भी वही करेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा आप जनरली जानते हो कि हमारे डेली लाइफ में क्या होता है कि दो फैमिली के बीच भी रिलेशन होता है, यानी हमारी फैमिली मींस मेरी फैमिली और मेरे मामा की फैमिली, इन दोनों फैमिली के डिफरेंट डिफरेंट फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से एक रिलेशन द्वारा, एक संबंध द्वारा जुड़े होते हैं। लेकिन क्या हमेशा केवल दो परिवार के लोगों के बीच ही संबंध होता है, क्या एक परिवार के लोगों के बीच संबंध नहीं होता है, होता है बच्चों। जैसे मैं अपने फैमिली में अपने बाकी के अदर मेंबर्स से एक रिलेशन द्वारा रिलेटेड है, यानी कि एक संबंध द्वारा संबंधित है, उसी तरह एक समुच्चय के विभिन्न अवयवों का एक दूसरे के साथ संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी संबंध के प्रकार आएंगे उसमें एक ही समुच्चय का उसी पे आपको संबंध दिखाना। अगर समुच्चय ए पर संबंध आर, समुच्चय ए पर संबंध आर स्वतुल्य संबंध कहलाता है। कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव, यदि ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो, ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित हो, अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि समुच्चय ए के प्रत्येक x के लिए x, x बिलोंग्स टू r आए, यानी ये जब कंडीशन आएगा, ये जब कंडीशन आएगा तो वो संबंध क्या होगा, स्वतुल्य।
तो संबंध क्या होगा बच्चों? स्वतुल्य होगा। ध्यान से सुन लो, करा है इससे आपसे साफ साफ ये कहा गया है कि यदि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ अवश्य संबंध है, तब वो संबंध क्या होगा? स्वतुल्य संबंध। यानी अगर एक भी अवयव का खुद से संबंध नहीं हुआ तो वो संबंध स्वतुल्य नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना। जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। सपोज कर लो बच्चों, हमारे पास एक समुच्चय ए आ गया जिसके अवयव 1, 2, 3 है। ठीक है, अब इसी समुच्चय पे मैं क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में अलग अलग संबंध बना रहा हूं। जैसे मान लो मैंने एक संबंध यहाँ पे R1 लिया। R1 संबंध कैसा रहा? ये 1, 1, 2, 2, 3, ठीक है, बात समझ पा रहे हो? उसके बाद मैं एक R2 संबंध यहाँ पे बना रहा हूँ। बच्चों संबंध को मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिख रहा हूँ, तो आप परेशान मत होइएगा। आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो वहां पे कंडीशन दी गई होगी, कंडीशन से आप उसको क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में आप संबंध वहां बना के फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि स्वतुल्य है कि सममित है कि क्या है। जो भी ये देखो, ये 1, 1, 2, 2, 3, और ये 1, 2। अब देखो, अब मैं एक R3 संबंध ले रहा हूं। ये है बच्चों क्या? 1, 1, 2, 2, ठीक है, और यहाँ पे आप ले लो आपका 1, 3, ठीक है। फिर मैं एक R4 संबंध ले रहा हूं। यहाँ पे क्या? 1, 2, 2, 3, 1, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने क्या बोला? ये कहा जा रहा है कि समुच्चय ए पर संबंध R स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित। अब जरा देखो, क्या इस R1 संबंध में दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है? हाँ बिल्कुल है। 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ रिलेशन है, 3 का 3 के साथ रिलेशन है। यानी दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है, अतः यह संबंध क्या होगा? स्वतुल्य होगा। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो, बच्चों कि चूंकि R का प्रत्येक अवयव, R का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, अवश्य संबंधित है, ठीक है। अतः 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 R1 क्या है? स्वतुल्य संबंध। R1 क्या है? स्वतुल्य संबंध। बात समझ गए आप? R1 क्या है? स्वतुल्य संबंध, ठीक है। अब जरा चलते हैं R2 की। अगर मैं R2 की बात करूं तो जरा R2 में ये चेक किया जाए क्या मीन्स इस R2 संबंध में इस दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है कि नहीं है? देखो 1 का खुद से संबंध है, 1 से रिलेटेड है, चलो भैया ये खुद से संबंधित हो गया। 2 से संबंधित हो गया, ये भी पास हो गया। 3 से संबंधित हो गया, ये भी पास हो गया। यानी इस समुच्चय के दिए गए प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध है। उसके अलावा एक चीज और आ गया, 1, 2 आ गया। यानी इस समुच्चय का अवयव 1 इसके एक दूसरे अवयव 2 से संबंधित। तो क्या इससे दिक्कत हो जाएगी? क्या ये संबंध स्वतुल्य नहीं होगा? ऐसा कुछ नहीं। उसने साफ साफ कहा है कि कोई दिया गया संबंध स्वतुल्य तभी होगा जब दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित, यानी खुद से अवश्य संबंधित होना चाहिए प्रत्येक अवयव। उसके अलावा और भी वो किसी से संबंधित हो रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि बच्चों यहां पे भी आप सेम रीजन लिखोगे कि चूंकि R2 में ए का प्रत्येक अवयव ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है। अतः अतः R2 क्या है? R2 बच्चों स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। बात समझ आ रही बच्चों की नहीं आ रही है? बताओ आगे ना। अब बच्चों जो इतना बड़ा स्टेटमेंट आप लिखे हो ना, इस स्टेटमेंट को आप छोटा भी कर सकते हो। कैसे छोटा करोगे? जो यहाँ पे ये देखो, ये लिखा है ना, ये क्या लिखा है? ये दूसरी कंडीशन मैंने आपको लिख के दिखाया था कि समुच्चय ए के प्रत्येक x के लिए, यानी a के प्रत्येक x के लिए अगर x बिलोंग्स टू R आ जाएगा तो ये संबंध क्या होगा? स्वतुल्य होगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, इसमें चाहे इसमें आप देख पा रहे हो कि इस समुच्चय ए के सारे x यानी सारे अवयव का खुद के साथ संबंध है। यानी जो आप इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रहे हो, ये इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख रहे हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे कह सकते हो कि चूंकि x बिलोंग्स टू R किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। ये किसका सिंबल है? फॉर ऑल x कह लो या फॉर एवरी x कह लो। यानी समुच्चय A के प्रत्येक x का x बिलोंग्स टू R है, यानी R में उसका खुद के साथ संबंध है। अतः ये क्या है? एक स्वतुल्य संबंध है। यानी इतना बड़ा स्टेटमेंट की जगह आप ये भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं।
ऐसे अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं होते इसको लिखो, कोई दिक्कत। अब बच्चों मैं बात करता हूँ R3 की। अगर मैं R3 की बात करूं तो जरा देखा जाए क्या R3 स्वतुल्य संबंध है। बच्चों ध्यान से देखो, 1,1 आया यानी इसका पहले अवयव का खुद के साथ संबंध है। 2,2 आया दूसरे का खुद से संबंध है। लेकिन बच्चों 3,3 नहीं आया है, यानी समुच्चय ए का एक अवयव ऐसा है जिसका खुद के साथ संबंध नहीं है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ये स्वतुल्य नहीं होगा। आप रीजन क्या लिखोगे, आप रीजन लिख दो कि 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, यानी कि इस 3 का खुद के साथ संबंध R3 में नहीं है, अतः R3 स्वतुल्य नहीं है। अतः R3 स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। बात समझ आई बच्चों, क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों मैं बात करता हूं R4 की। अगर मैं R4 की बात करूं तो यहां पे जरा गौर से देखो, यहां पे जरा गौर से देखिए। देखिए यहां पे तो 1,1 ही नहीं आया भाई, 1,2 आ गया। पहले ही आप क्रमिक युग्म देख रहे हो 1,2, यानी 1 का रिलेशन 2 से हो गया, लेकिन 1 का रिलेशन कहीं पे नहीं है, खुद के साथ नहीं है। ठीक है, यानी ना तो 1,1 आया है, ना तो 2,2 आया है, ना तो 3,3 आया, यानी इसके किस कोई मतलब ए का कोई भी अवयव खुद से संबंधित नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिख दो कोई भी एक कारण, लिख दो भाई कोई भी एक कारण आप लिख दो, एक कारण कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R4, अतः R4 स्वतुल्य नहीं है, अतः R4 स्वतुल्य संबंध नहीं, R4 स्वतुल्य संबंध नहीं। बात समझ आ गई बच्चों? तो आई थिंक आप सभी बच्चों को स्वतुल्य संबंध के बारे में आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज स्वतुल्य संबंध, यानी कि बच्चों ये गलती से लिखा गया स्वतुल्य है, बच्चों ये मिसप्रिंट हुआ है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब बच्चों हम लोग चलेंगे बच्चों सम्मित संबंध की। कहां चलेंगे, सम्मित संबंध। अब जरा सम्मित संबंध देखा जाए ये क्या होता है। सम्मित संबंध, समुच्चय ए पर संबंध R सम्मित कहलाता है। सम्मित संबंध कहलाता है यदि R में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के उल्टा भी मौजूद हो। बच्चों ध्यान देना, पॉइंट टू बी नोटेड है। यदि R में यानी यदि संबंध में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के उल्टा मौजूद हो तो वो संबंध क्या होता है, सम्मित होता है। ठीक है, आगे संबंध R में आए हुए सभी एक्स वाई के लिए, देखो यहाँ पे इसी को थोड़ा सा क्लैरिफाई करके यहाँ पे लिखा गया है कि संबंध R में आए हुए सभी एक्स वाई के लिए y, x भी आए, यानी जितने x, y आए, जितने क्रमित युग्म आए सबके उल्टा भी मौजूद। ठीक है, तभी वो संबंध सम्मित होता है। करा यदि एक भी क्रमित युग्म का उल्टा मौजूद नहीं है तो वो सम्मित नहीं होगा। अगर एक भी क्रमित युग्म ऐसा आया जिसका उल्टा मौजूद नहीं है तो वो संबंध सम्मित नहीं होगा। जैसे बच्चों आप एग्जांपल लो, यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं, सपोज कर लो यहाँ पे कि आपके पास एक समुच्चय ए आया, एक समुच्चय ए आया जिसके अवयव 1, 2, 3 है, तब 1, 2, 3 है। अब देखो यहाँ पे मैं अलग अलग संबंध यहाँ पे फॉर्म कर रहा हूँ, संबंधों को जरा गौर से देखिएगा और समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे R1 फॉर्म, R1 क्या आया बच्चों यहाँ पे 1,2, 1, ठीक है, फिर 1,3, फिर 3,1। ध्यान से देखो। अब बच्चों सम्मित में स्वतुल्य की तरह इसके सभी अवयवों का आना जरूरी नहीं है, इसके सभी अवयवों का आना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी क्या है कि इस समुच्चय, इस दिए गए समुच्चय का, इस दिए गए समुच्चय के किसी भी अवयव का अगर किसी के साथ संबंध हो रहा है तो जितने के साथ संबंध हुआ यानी जितने क्रमित युग्म आए उन सभी के उल्टा भी मौजूद होने चाहिए। इस बात पे आपको ध्यान देना। जरा देखो 1,2 आया तो 1,2 का उल्टा 2,1 भी आया, 2,1 आया उसका उल्टा 1,2 भी आया, 1,3 आया उसका उल्टा 3,1 भी आया, और 3,1 आया तो उसका उल्टा 1,3। यानी इस संबंध R1 में जितने क्रमित युग्म आए सबके उल्टा मौजूद है। यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो कि चूंकि चूंकि प्रत्येक क्रमित युग्म के उल्टा मौजूद है, प्रत्येक क्रमित युग्म के उल्टा मौजूद है, प्रत्येक क्रमित युग्म के उल्टा मौजूद है, उल्टा मौजूद है, उल्टा मौजूद है। अतः अतः R1 क्या है, R1 सम्मित संबंध, R1 सम्मित संबंध। बात समझ आई बच्चों? अब जरा एक आध एग्जांपल और लेता हूं, और भी जरा एग्जांपल की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे मैं एग्जाम में R2 ले रहा हूँ, R2 जरा ध्यान से देखिए। R2 आ गया 1,1, 2, 3,3। अब जरा इसके बारे में बताओ बच्चों। देखो 1,1 आया तो 1,1 का उल्टा 1,1 ही हो गया, यानी खुद के उल्टा का काम यही कर गया। 2,2, 2,2 का उल्टा यही हो गया। 3,3, 3,3 का उल्टा यही हो गया। यानी आप यहाँ पे ये कह सकते हो, ये जो आप इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखे हो इसको आप ये कह सकते हो कि चूंकि
x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R2 के लिए आपका यहाँ पे y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू R2 है, यानी जितने यहाँ पे क्रमित युग्म है सबके उल्टा भी इसमें मौजूद है। अतः बच्चों, अतः आप ये कह सकते हो कि R2 क्या है, सममित संबंध है। R2 क्या है, सममित संबंध। बात समझ पा रहे हो आप? अब जरा एक एग्जांपल बाबू और ले लो, जैसे आप ले लो यहाँ पे R3, R3 ले लिया, यहाँ पे क्या आया 1,2 और ये 3,1 आ गया। अब जरा बताओ यहाँ पे कि क्या 1,2 का उल्टा मौजूद है? 1,2 का उल्टा आया है यहाँ पे? नहीं आया है। एक भी क्रमित युग्म का उल्टा नहीं आएगा तो संबंध सम्मित नहीं होगा। बच्चों आप यहाँ पे लिखोगे कि चूंकि 1,2 बिलोंग्स टू R3, लेकिन 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 इसका उल्टा यानी कि 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R3, अतः R3 सम्मित संबंध नहीं है। अतः R3 सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित नहीं। बात समझ आई बच्चों? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया आई थिंक आपको सम्मित संबंध भी क्लियर हो गया। अब बच्चों हम लोग मूव करेंगे कहां पे, संक्रामक संबंध की चलेंगे बच्चों। संक्रामक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। संक्रामक संबंध, अगर मैं संक्रामक की बात कर लूं तो यहाँ पे कह रहा है कि समुच्चय ए पर परिभाषित, बच्चों ये परिभाषित लिखा हुआ है, गलती हुई है, परिभाषित। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक कहलाता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ध्यान देना, अगर संबंध में ए बी आ जाए और बी सी आ जाए, ए बी बी सी कहने का मतलब ये हुआ कि जिससे ये क्रमित युग्म समाप्त हुआ उसी से प्रारंभ होने वाला कोई दूसरा क्रमित युग्म आ गया। ध्यान देना, ये बी से समाप्त हुआ, ये बी से प्रारंभ हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर आए तथा बी सी बिलोंग्स टू आर आए, तब अगर ए सी बिलोंग्स टू आर आता है, ए सी बिलोंग्स टू आर कहने का मतलब कि एक ऐसा क्रमित युग्म आए जिसका पहला अवयव पहले वाले क्रमित युग्म का पहला अवयव हो और उसका दूसरा अवयव दूसरे वाले क्रमित युग्म का दूसरा अवयव हो, जब यानी इन दोनों के बीच जब संबंध होगा तब जाके ये संबंध क्या कहलाएगा, संक्रामक कहलाएगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं कहलाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया है, कुछ और कंडीशन दी गई है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर में आया तथा बी सी भी आर में आया, तब तब अगर AC डज नॉट बिलोंग्स टू R आता है, यानी कि जब इसके प्रथम अवयव और इसके दूसरे अवयव के बीच संबंध नहीं आता है, ठीक है, तब ये संबंध संक्रामक नहीं होगा। अब ये संबंध संक्रामक नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना। अगर AB बिलोंग्स टू R है और BC बिलोंग्स टू R है, और तब अगर AC बिलोंग्स टू R आ गया तो संक्रामक होगा, और AC डज नॉट बिलोंग्स टू R आया तो संक्रामक नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि यदि AB बिलोंग्स टू R तथा BC डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी AB R में आए लेकिन जिससे ये समाप्त हो रहा है उससे प्रारंभ होने वाला कोई दूसरा क्रमित युग्म आर में न आए, तब अगर एसी नहीं भी आता है, तब इन दोनों के बीच अगर संबंध आता ही नहीं है, तब भी ये संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। बच्चों ध्यान देना, आप दो कंडीशन पे ध्यान देना कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब भैया क्या होना चाहिए, AC बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब जाकर ये संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। ठीक है, ठीक है। या दूसरा कैसा आ गया कि यहाँ पे अगर AB बिलोंग्स टू R आया AB बिलोंग्स टू R आया तथा BC डज नॉट बिलोंग्स टू R आया, नहीं आया R में, तब अगर AC R में नहीं भी आता है, नहीं भी आता, तब भी ये संक्रामक होगा। ध्यान देना, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेप्शनल केस। फिर एग्जांपल पे आते हैं बच्चों, एग्जांपल देखा जाए। सपोज कर लो बच्चों कि यदि हमारे पास एक समुच्चय आ जाए जिसके अवयव 1 2 और 3, तब जरा ध्यान देना, तब जरा ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट संबंध है बच्चों, समझे ना। अब यहाँ पे मैं R1 फॉर्म कर रहा हूँ, R1 जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे आया 1,2 2,3 और 1, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिएगा। अब कंडीशन क्या है कि देखो, इसको अगर मैं A मानता हूँ, ए बी, अगर ये A आया और ये B हुआ, तो भैया इससे स्टार्ट होने वाला, यानी पहला क्रमित युग्म जिससे खत्म हो रहा है उससे स्टार्ट होने वाला कोई कहीं क्रमित युग्म है, आगे पीछे कहीं भी, तो हाँ ये है, ये बी, तब ये सी मानेंगे, ये ए बी, ये बी सी, तब किसके बीच संबंध होना चाहिए, ए सी के बीच, यानी 1 और 3 के बीच संबंध होना चाहिए। तो बिल्कुल है, यहाँ पे ये एक ए हो गया और ये सी हो गया, यानी ए बी बी सी, तब ए सी भी आ गया, यानी कि अब ये पहला क्रमित युग्म क्या हो गया, पहला क्रमित युग्म कंडीशन को फुलफिल कर दिया, यानी कि पहले क्रमित युग्म के बेसिस पे अभी तक ये संक्रामक है। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान देना, एक बात आपको बच्चों और भी ध्यान देना होगा,
देखो ये आई थिंक थोड़ा सा कोड हैंग कर रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मैं कट करके दूसरी जगह लिख दे रहा हूँ, आप परेशान ना हो, ये देखिए, ठीक है। आइए मैं एग्जांपल पे यहाँ पे आपको न्यू पेज पे लेके आ रहा हूँ, अब जरा ध्यान से देखना एग्जांपल। यहाँ पे सब, क्योंकि बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि हमारे पास ए एक समुच्चय है जिसके अवयव 1,2,3 है, यहाँ पे अगर मैं R1 फॉर्म कर रहा हूँ, R1 मैंने एक ऐसा संबंध फॉर्म किया कि यहाँ पे क्या आया, 1,2, 2,3 और ये 1,3 आया, ठीक है, ध्यान देना। देखो ये ए और ये बी, अब जिससे ये खत्म हुआ उसी से स्टार्ट होने वाला, ये मिसेज से ये स्टार्ट हो गया, ये ए बी बी सी। अब हमें क्या चाहिए, एसी, एसी मतलब क्या, एक और तीन के बीच संबंध चाहिए, बिल्कुल एक और तीन के बीच, यानी पहले क्रमित युग्म के लिए ए बी भी आया, बीसी भी आया और एसी भी आया, यहां तक ये संक्रामक हो गया। लेकिन बच्चों आपको हर क्रमित युग्म को ए बी की तरह मानना हो, हर क्रमित युग्म को आपको ए बी की तरह मानना होगा, ध्यान रखिए। अब मैं इसको ए बी मान रहा हूं, इसको ए और इसको बी, इसको अगर बी मान लिया तो अब बताओ क्या बी से प्रारंभ होने वाला कहीं कोई क्रमित युग्म है, बी यानी कि 3 से प्रारंभ होने वाला आगे या पीछे कहीं कोई क्रमित युग्म है, बिल्कुल नहीं। यानी कि ये ए बी तो आया, लेकिन इस ए बी के लिए कहीं पे बीसी नहीं है, इसके लिए एसी नहीं खोजेंगे यहाँ पे। यानी देखो पहले क्रमित युग्म के लिए मेन रूल काम किया, पहले क्रमित युग्म के लिए यहाँ पे ये मेन रूल काम किया, मेन रूल काम किया, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, मेन रूल यही है ना। अब यहाँ पे एसी भी R1 में आ गया, मेन रूल काम किया। लेकिन दूसरे क्रमित युग्म के लिए यहाँ पे एक्सेप्शनल केस काम कर रहा है, जो अपवाद वाला विषय है, क्या कि ए बी बिलोंग्स टू R1, ए बी बिलोंग्स टू R1 तथा बीसी डज नॉट बिलोंग्स टू R1, बीसी डज नॉट बिलोंग्स टू R1, तब एसी भी नहीं आया, एसी हम खोजेंगे नहीं, एसी की कोई जरूरत ही नहीं है। जब ए बी आया बीसी नहीं आया तो एसी तक हम जाएंगे नहीं, यानी इसके लिए ये ए बी के लिए कहीं बीसी आया नहीं है तो हम एसी तक नहीं जाएंगे, यानी तब भी क्या है, ये संक्रामक है। फिर यहाँ पे ये ए और ये बी, अब ये ए बी आ गया, क्या इस बी के लिए कहीं बीसी है, किस इस ए बी के लिए कहीं बीसी है, कहीं 3 से प्रारंभ होने वाला क्रमित युग्म है आगे या पीछे, कहीं भी कहीं नहीं है, इस ए बी के लिए कहीं भी बीसी नहीं है, एसी खोजेंगे। यानी कि बच्चों इसके लिए भी क्या हुआ, यही वाला रूल काम करेगा। अब आप कहोगे कि सर क्या एक ही क्वेश्चन में दोनों रूल काम कर सकता है, हाँ बिल्कुल काम कर सकता है, बशर्ते आप ध्यान दीजिएगा कि आपको दिए गए संबंध के प्रत्येक क्रमित युग्म को एक बार ए बी मानना है, सबको ए बी मानना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको बीसी खोजना है। अगर बीसी मिल गया तो एसी को भी, एसी की भी तलाश करिए, एसी भी खोजिए, अगर बीसी नहीं मिला तो एसी खोजिए नहीं, तब भी वो क्या होगा, संक्रामक हो जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपका ये हुआ, जो थोड़ा हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अब आप रीजन क्या लिखोगे, अगर आप रीजन की बात करोगे बच्चों तो आप एक ही कारण लिखो, दोनों कारण नहीं लिखोगे, आप मेन वाला ही कारण लिख दो ना, आप मेन वाला ही कारण लिख दो। आप यहाँ पे लिख दो कि चूंकि चूंकि ए कॉमा बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू R1, ये R1 में आया, तथा बी कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू R1, ये R1 में आया, तब ए कॉमा सी भी क्या आ गया, R1 में आ गया। अतः R1 क्या है, अतः R1 सम्मित संबंध, क्या है, सम्मित संबंध। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। अब बच्चों मैं और भी कुछ एग्जांपल लेता हूं। R2 ले लो, R2 जरा देखा जाए, आ गया 1,1, 2,2, 3,3। अब जरा इसको देखा जाए, जरा देखिए, अब जरा गौर से देखिए, देखो ये ए और ये बी। अब आप कहोगे कि सर इसी को आप ए मान रहे हो, इसी को बी कैसे मानोगे, बिल्कुल माना जाएगा, क्रमित युग्म के पहले स्थान पे जो अवयव होगा उसको ए माना जाएगा, दूसरे स्थान पे जो अवयव होगा उसको बी माना जाएगा, चाहे जो भी हो। तो ये ए और ये बी, क्या इसके लिए कहीं बीसी है, कहीं एक से स्टार्ट होने वाला और कोई क्रमित युग्म है, नहीं। ये ए बी के लिए कहीं बीसी नहीं है, तो बीसी नहीं है तो एसी खोजेंगे ही नहीं, यानी यहां तक ये सम्मित हुआ, सॉरी संक्रामक हुआ। यहां आते हैं ए बी, क्या इस बी के लिए कहीं बी से स्टार्ट होने वाले, दूर से प्रारंभ होने वाला कहीं क्रमित युग्म है, नहीं है, यानी इस ए बी के लिए बीसी नहीं है तो एसी खोजेंगे ही नहीं, यहां तक भी ये संक्रामक है। ये ए और बी, इस ए बी के लिए कहीं बीसी नहीं है तो एसी खोजेंगे नहीं, यानी कि ये एक्सेप्शनल रूल से, ये दूसरे वाले रूल से ये संक्रामक है। यानी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, चूंकि ए बी बिलोंग्स टू R2, ए बी बिलोंग्स टू R2 तथा तथा BC does not belongs to R2, BC does not belongs to R2, तब A कॉमा C does not belongs to R2, अतः अतः ये क्या है, R2 संक्रामक है, R2 संक्रामक है। बात समझ आई बच्चों, R2 संक्रामक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल और लेता हूं,
यही लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब जैसे मैं R3 अगर मैं R3 की बात करूं बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, 3 और यहाँ पे 3,4, सॉरी 3,4 नहीं, 4 तो इसमें है ही नहीं, ए में 4 है ही नहीं है, 3,1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, ये रहा ए और ये रहा बी। अब ए बी, अब बी से स्टार्ट होने वाला क्रमिक युग्म यहाँ पे है, ये बी और ये सी, ठीक है। अब जरा बताओ कहीं ए सी है, कहीं ए सी 2,1 है, कहीं 2,1 है, नहीं है, यानी ये संक्रामक नहीं है। यानी कि आप कारण यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, आप यहाँ पे साफ साफ कारण लिख दो कि चूंकि 2,3 R3 में आया, R3 में आया, तथा तथा 3,1 भी R3 में आया, R3 में आया, लेकिन लेकिन अब AC मतलब कि 2,1 does not belongs to R3, does not belongs to R3, अतः R3 संक्रामक नहीं है, R3 संक्रामक नहीं, संक्रामक। तो बच्चों इस तरह आपको आइडिया लग गया होगा कि संक्रामक संबंध क्या होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बात समझ आई? अब बच्चों मैं मूव करता हूं आगे की ओर। अब जरा आगे चला जा, अगर हम लोग आगे चलेंगे तो अब बच्चों आ गया ये तुल्यता संबंध। बच्चों ये तुल्यता है, ये में स्प्रिंट हुआ है, ये तुल्यता है। तुल्यता मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, जरा ध्यान से देखिएगा। अभी करा कि ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है बच्चों। समुच्चय ए पर संबंध आर, समुच्चय ए पर संबंध आर तुल्यता संबंध कहलाता है यदि आर स्वतुल्य हो, स्वतुल्य हो, आर सम्मित हो और आर संक्रामक हो। यानी कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तभी कहलाता है जब वो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो, तब जाकर के बच्चों वो संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध कहलाता है, अदरवाइज तुल्यता नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे हमें एक समुच्चय ए दिया गया है और इसी समुच्चय पे आर एक संबंध यहाँ पे परिभाषित किया गया है और ये संबंध क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में यहाँ पे दिया गया है। तब हमें ये बताना है कि क्या ये संबंध तुल्यता है कि नहीं है, क्या ये संबंध तुल्यता है कि नहीं है। तो बच्चों तुल्यता बताने के लिए आपको सबसे पहले इसके स्वतुल्यता के बारे में चेक करना होगा। आपको चेक करना होगा कि ये संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि ये संबंध सम्मित है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आपको चेक करना होगा कि ये संबंध संक्रामक है कि नहीं। जब ये तीनों हो जाएंगे तब जाके ये संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, अदरवाइज तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, पहले हम बात करते हैं स्वतुल्य की। बच्चों आप जानते हो कि कोई भी संबंध दिए गए समुच्चय पर स्वतुल्य तभी होता है जब दिए गए समुच्चय का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित, यानी इसमें 1,1 भी आना चाहिए, 2,2 भी आना चाहिए। बिल्कुल देखो 1,1 भी आया है और 2,2 भी आया है, ठीक है। यानी आप यहां पे कह सकते हो कि चूंकि ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव खुद से अवश्य संबंधित है, खुद से अवश्य संबंधित है, अवश्य संबंधित है, संबंधित है, अतः आर क्या है, स्वतुल्य। आर क्या है बच्चों, ये स्वतुल्य। बात समझ में आ गई? अब बच्चों मैं बात करता हूं सम्मित के बारे में। सम्मित के बारे में आप जानते हो कि कोई भी संबंध सम्मित तभी होता है जब उस संबंध में आए हुए सभी क्रमित युग्मों के उल्टा मौजूद होने चाहिए, यानी जितने क्रमित युग्म हैं सबके उल्टा मौजूद होना चाहिए। देखो 1,1 का उल्टा 1,1 ही होता है, 1,2 का उल्टा 2,1 आ गया, 2,1 का उल्टा 1,2 आ गया और 2,2 का उल्टा 2,2 आ गया। यानी कि चूंकि प्रत्येक क्रमित युग्म का उल्टा मौजूद है, प्रत्येक क्रमित युग्म, प्रत्येक क्रमित युग्म का उल्टा मौजूद है, उल्टा मौजूद है, उल्टा मौजूद है, अतः आर सम्मित भी है, अतः आर सम्मित भी है। क्लियर हो रहा है बच्चों, सम्मित सम्मित भी हो गया। बात करते हैं संक्रामक के। संक्रामक के बारे में अभी अभी आपने बात करा कि यहाँ पे दो केस आते हैं। पहला केस आता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब भैया सारी चीजें डिपेंड करती है एसी पे। अगर एसी बिलोंग्स टू आर आया तो संक्रामक होगा, अदरवाइज संक्रामक नहीं होगा। दूसरा केस क्या आता है इसमें, दूसरा केस ये भी आता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो, तब अगर एसी नहीं भी आता है तब भी संक्रामक होगा, तभी भी संक्रामक होगा। बात समझ पा रहे हो? तो जरा ध्यान से देखो, देखो ए बी, ये ए और ये बी, ए बी तो ये बी सी, ए बी और ये बी सी, ध्यान देना। एसी चाहिए, एसी यानी 1,2 के बीच संबंध चाहिए, तो बच्चों एसी का काम भी यही कर जाएगा, यानी एक ही क्रमित युग्म एक से अधिक चीजों का काम कर सकता है। ध्यान देना, ए बी बी सी, क्योंकि जिससे ये खत्म हो रहा है इससे ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये बी और ये सी।
AC चाहिए यानी 1, और 2 के बीच संबंध चाहिए, तो बच्चों यही AC का भी काम कर जाएगा, यानी इस AB के लिए AB BC AC तीनों। अब जरा और देख लो कि क्या इस AB के लिए यानी इस B के लिए कहीं और भी क्रमित युग्म आया है क्या, कोई और भी BC आया है क्या? एक ही AB के लिए कई एक BC आ सकता है बच्चों, ध्यान देना। और जब एक से अधिक BC आएगा तो एक से अधिक आपको AC भी चेक करना पड़ेगा। इस AB के लिए और कहीं BC नहीं आया। अब चलते हैं इस पे, AB BC, AC क्या होगा 1,1, तो बच्चों AC आ गया, चलो भैया ये भी पास हो गया। अब ध्यान दो, इस AB के लिए इसको भी BC मानोगे क्योंकि 2 से ये खत्म हुआ, 2 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो ये AB और ये BC, तो इसके लिए AC यानी 1,2, 1,2 बच्चों कहां आया है 1,2, यानी यही AC का भी काम कर जाएगा। ध्यान देना बच्चों, A B B C, AC 1,2 चाहिए, यही बच्चों 1,2 का भी काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। अब ये AB A B, अब एक से स्टार्ट होने वाला कोई क्रमित युग्म आगे पीछे कहीं भी, ए बी, ये बी सी, बी सी, ठीक है। तो ए सी, ए सी क्या होना चाहिए 2,1, क्या होना चाहिए 2,1 आना चाहिए, 2,1 आया है, यही ए सी का भी काम कर सकेगा, यानी यही क्रमित युग्म ए सी का भी काम कर सकता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस ए बी के लिए ए बी, फिर ये बी, देखो जिससे ये खत्म हुआ उससे ये तो स्टार्ट हुआ ही था, जिससे ये खत्म उससे ये स्टार्ट ये भी हो रहा है, तो इस ए बी के लिए इसको भी बी सी हम एक बार मानेंगे, ए बी बी सी, ए सी क्या होगा 2,2, 2,2 ए सी ये हो गया, ठीक है, यानी ये हर तरह से पास हो गया। अब ए बी, ए बी, अब भैया 2 से प्रारंभ होने वाला बी सी, ए बी बी सी, तो ए सी का चाहिए 2,1, यही ए सी का भी काम कर गया। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, आप यहाँ पे कह सकते हो कि चूंकि प्रत्येक में जितने भी ए बी आए, देखो यहाँ पे तो ऐसे मेन रूल भी आया, मेन ही रूल आया है अक्सर, आप ये कहोगे कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब तब यहाँ पे क्या हुआ, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर आया, अतः आर क्या है, अतः आर क्या है, संक्रामक संबंध, आर क्या है, संक्रामक संबंध। अब बच्चों आपने क्या देखा, अब बच्चों आपने देखा कि चूंकि चूंकि आर क्या है, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, आर सम्मित भी है, आर सम्मित भी है, और आर क्या है, संक्रामक भी है, आर संक्रामक भी है, अतः आप कह सकते हो कि आर क्या है, एक तुल्यता संबंध, आर क्या है, एक तुल्यता तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध। इस तरह बच्चों आपको तुल्यता संबंध के बारे में आइडिया लग गया कि तुल्यता संबंध होता क्या है, ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स हमें और डिस्कस करने हैं, जो कि आपके सामने ये रहा, इनको आप ध्यान दीजिएगा, इनसे क्वेश्चन मींस 1 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। करा दो स्वतुल्य संबंधों का यूनियन तथा इंटरसेक्शन दोनों स्वतुल्य होते हैं, दो स्वतुल्य संबंधों का यूनियन तथा इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन दोनों स्वतुल्य संबंध होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दो सम्मित संबंधों का यूनियन तथा इंटरसेक्शन दोनों सम्मित संबंध होता है। उसके बाद दो संक्रामक संबंधों का इंटरसेक्शन तो संक्रामक होता है, दो संक्रामक संबंधों का इंटरसेक्शन तो संक्रामक होता है, लेकिन यूनियन सदैव संक्रामक नहीं होता है, यानी अगर आप दो संक्रामक संबंधों का यूनियन निकालोगे तो वो संक्रामक हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसके बाद दो तुल्यता संबंधों का इंटरसेक्शन सदैव तुल्यता संबंध होता है, लेकिन यूनियन के बारे में हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो तुल्यता होगा ही, यानी दो तुल्यता संबंधों का यूनियन तुल्यता हो भी सकता है और नहीं भी हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो बच्चों इस तरह आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। आपके में चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है संबंध तथा फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शंस का जो फर्स्ट पार्ट है यानी जो संबंध वाला पार्ट है, उस पूरे संबंध वाले पार्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपसे अक्सर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका मैंने आपको रिवीजन करवा दिया है। अब अगली क्लास में मैं आपके बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो अगेन एंड अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसका इजी एंड सिंपलेस्ट वे में उसके एक्सप्लेनेशन को उसके सॉल्यूशन को लेकर के आऊंगा। तो बच्चों आप इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिएगा और उसके साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, ताकि जितने भी आपके दोस्त जो बोर्ड एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले हैं उन सभी बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और उसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको हर क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगली क्लास में बच्चों मैं इसी टॉपिक के बोर्ड एग्जाम के कैटेगरी वाइज, यानी कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसको अलग, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उसको अलग, उसको मैं अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत